नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सारस्वत और आज इस वीडियो के अंदर लेकर प्रस्तुत हूँ प्रश्नोत्तरी अध्याय 4 युगों का दौर से, जो भारत की खोज से संकलित है। और ये प्रश्नोत्तरी का भाग 3 है और इस भाग 3 के वीडियो के अंदर आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, जो कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इससे पहले भी हमने बहुत से प्रश्नों को इसी अध्याय से संबंधित किया और हर अध्याय का आपको प्लेलिस्ट भारत की खोज में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। प्रश्न 17। इससे पहले के प्रश्न आपको भाग 1 तथा 2 में मिल जाएंगे। भारतीय विद्वान बगदाद कब गए और अपने साथ किस पुस्तकों को ले गए थे? 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में, यानी 8वीं शताब्दी में खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में, यानी तब इनका जो है शासन था खलीफा अल मंसूर का। 753 से 774 ईस्वी भारतीय विद्वान बगदाद गए। ठीक है, यानी खलीफा अल मंसूर के राज्यकाल में जो है भारतीय विद्वान बगदाद गए थे और वे अपने साथ जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। ठीक है, गणित की पुस्तक थी तथा खगोल शास्त्र की पुस्तक थी। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। ठीक है, ये लोग जब भारत से भारतीय विद्वान बगदाद गए तब उन्होंने जो है अपने साथ खगोल शास्त्र तथा गणित की पुस्तकें ले गई। इन्होंने अरबी जगत और गणित शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। ठीक है, जब भारतीय विद्वान बगदाद गए थे तो इन्होंने जो है खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और गणित शास्त्र को जो है अरबी जगत में क्या किया, विकास को प्रभावित किया तथा वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि गणित जो है, गणित का ओरिजिन जो है उद्गम भारत से ही हुआ था, लेकिन आज भारत के ही लोग जो है गणित में बहुत ही पीछे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने जो है लोगों को गणित दिया, उन्हीं को गणित आज के समय में जो है उन्हीं की गणित कमज़ोर है। प्रचलित हुए बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। बगदाद जो है उस समय विद्या अध्ययन का जो है, यानी विद्या अर्जन का जो है बहुत बड़ा केंद्र था। प्रश्न 18। अरबी जगत से नया गणित सबसे पहले कहाँ पहुँचा? ठीक है, अब भारतीय विद्वान बगदाद ले गए। ठीक है, बगदाद अरबी जगत, फिर अरबी जगत से ये गणित जो है सबसे पहले कहाँ पहुँचा, अब इसकी कहानी है। अरबी जगत से नया गणित सबसे पहले स्पेन के मूर विश्वविद्यालय में पहुंचा। यहीं यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। ठीक है, अरबी जगत से नया गणित जो है सबसे पहले स्पेन के मूर विश्वविद्यालय में पहुंचा और वहीं पर जो है यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ। ठीक है, यूरोप में जो है इन नए अंक जो भारतीय विद्वान बगदाद ले गए, अरबी जगत वालों ने जब दिया, स्पेन के मूर विश्वविद्यालय में पहुंचा तो यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में जो है इन्हीं अंकों का विरोध भी हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। ठीक है, और इनके प्रचलन में आने में जो है कई सौ वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग, जिसकी जानकारी मिलती है 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी इसका सबसे पहला प्रयोग जो है, जिसकी जानकारी 1134 ईस्वी में मिलती है, सिसिली के एक सिक्के में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ। अरबी जगत की नई गणित, ठीक है, नई गणित सबसे पहले मूर विश्वविद्यालय में पहुंची। यहाँ ही यूरोपीय गणित की नींव पड़ी तथा वहाँ इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके प्रचलन में आने में कई सौ वर्ष लग गए। इससे इनका पहला प्रयोग जो है
1134 में सिसिली के एक सिक्के में हुआ तथा ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ। अब युगों का दौर से ही जो है एक टॉपिक है विकास और ह्रास। ठीक है, मतलब कि विकास और ह्रास का मतलब वही कि आप लाभ या हानि, ठीक है, कितना जो है डेवलपमेंट हुआ। प्रश्न 19 हमारा कह रहा है गुप्त साम्राज्य का कार्यकाल बताइए। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। ठीक है, यानी 4वीं शताब्दी के शुरुआत से तथा 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि इस युग में जो है संस्कृत साहित्य एक प्रकार की प्रशांति और आत्मविश्वास, आत्माभिमान की दीप्ति तथा उमंग दिखाई देती है। हूणों को भारत से किसने खदेड़ा? प्रश्न 20 है, हूणों ने धीरे धीरे आधी शताब्दी तक उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, हूण जो थे वो आधी शताब्दी तक जो है उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर लिए थे। अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर हूणों को भारत से बाहर निकाला था। अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर हूणों को भारत से बाहर निकाले थे। प्रश्न 21 है, किसके शासनकाल में उज्जैनी गुप्त शासकों की राजधानी थी? 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी गुप्त शासकों की राजधानी बनी। ठीक है, 7वीं शताब्दी में हर्ष का जब शासनकाल था उज्जैनी में तो गुप्त शासकों की राजधानी बनी, जहां फिर से कला और संस्कृति का केंद्र बनी। ठीक है, फिर से जो है उज्जैनी जो है कला और संस्कृति की केंद्र बनी। और उज्जैनी में प्रथम शताब्दी में महाकवि कालिदास ने जन्म लिया, जिन्हें मूर्ख व्यक्ति भी कहा जाता है तथा जो है संस्कृत साहित्य को जो है उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत ही प्रसिद्ध किया। तो वहाँ फिर से जो है कला और संस्कृति का केंद्र बनी। ये एडिशनल जानकारियाँ आपको जो है रखनी चाहिए। प्रश्न 22, मिहिर भोज का परिचय दीजिए। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत के छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। साहित्यिक पुनर्जागरण होता है। ठीक है, 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज कहाँ का था? गुजरात का। उत्तर और मध्य भारत के छोटे राज्यों को मिलाकर जो है एक संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट बनाता है। ठीक है, मतलब कि संयुक्त राज्य बनाता है, कायम करके जो है कन्नौज को अपनी राजधानी कौन? मिहिर भोज बनाता है। ठीक, साहित्यिक पुनर्जागरण होता है। ठीक है, मतलब कि जो है लिटरेचर के क्षेत्र में जो है इसका फिर से जो है जागरण होता है। प्रश्न 23, नालंदा विश्वविद्यालय का परिचय दीजिए। बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, बिहार राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बुद्ध एजुकेशन का जो है बहुत बड़ा केंद्र था। नालंदा के विद्वानों का आदर पूरे भारत में होता था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ। ठीक है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, वो बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र था तथा नालंदा के विद्वानों का आदर पूरे भारत में होता था। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हुआ। यह भारत के स्वर्णिम अतीत का साक्षी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, बुखारा आदि देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। ठीक है, यानी चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, बुखारा आदि देशों से विद्यार्थी जो है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पढ़ने आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? प्रश्न 24 कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय
था। प्रश्न 25 है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ था? गुजरात के काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय था। ठीक है, इससे पहले था बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है तथा गुजरात के काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय था। उज्जैनी विश्वविद्यालय कहाँ था? किसके शासन में जो है इसका उत्कर्ष हुआ? उज्जैनी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। ठीक है, उज्जैनी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। गुप्त शासकों के समय इसका उत्कर्ष हुआ था, यानी इसका जो डेवलपमेंट था, इसका जो उत्कर्ष था, ये गुप्त शासकों के साम्राज्य के दौरान जो है हुआ। प्रश्न 27 है, अमरावती विश्वविद्यालय कहाँ था? अमरावती विश्वविद्यालय दक्षिण भारत में था। एक बार जल्दी सभी विश्वविद्यालयों तथा उनकी जगहों को देखेंगे। प्रश्न 23 में था, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में तथा वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के काठियावाड़ में और उज्जैनी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में तथा अमरावती विश्वविद्यालय दक्षिण भारत में थे। आशा है सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और बिल्कुल सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन की आकृति को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी जानकारियाँ, सभी सूचनाएं प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।